मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डीसी एकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया जाएगा, जो आमतौर पे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं इस टॉपिक से, और ये इनके दिमाग में घुसता भी नहीं है जल्दी कि सर कैसे हम किसी संख्या को इरेशनल प्रूव करें, यानी कि अपरिमेय संख्या को, किसी संख्या को हम अपरिमेय कैसे प्रूव करेंगे। आइए हम देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब √2 सिद्ध करना हो या √3 सिद्ध करना हो या √5 सिद्ध करना हो, किसी भी सवाल को आप कर सकते हैं। किसी एक को समझ लेंगे आप तो कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो उसको आप कर लेंगे, या √2 को करना हो या √3 को करना हो या √5 करना हो, किसी में समस्या नहीं आएगी। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो यही रहेगा कि √2 को कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक, ध्यान से इसको समझिएगा स्टूडेंट्स। कॉपी पेन भी उठा लीजिए जिससे आप इसको नोट भी करते रहिएगा। तो पहली बात आपको ये याद करना है कि जितनी भी संख्या परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, यानी कि जो संख्या परिमेय नहीं होगी तो वो अपरिमेय होगी, क्योंकि संख्या के दो ही रूल हैं, एक परिमेय या फिर एक अपरिमेय। तो अगर संख्या परिमेय नहीं है तो वो फिर अपरिमेय होगी। तो हमको क्या करना होगा कि थोड़ी देर के लिए हमको मानना होगा कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि P/Q के रूप में परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं। और एक गुण आप समझ लीजिएगा, जो P और Q होते हैं, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है और Q does not equal to 0 और Q does not equal to 0। तो देखिए, अब आपको एक बात यहाँ समझ में नहीं आएगी कि सर ये सहअभाज्य संख्या क्या है। तो आइए अब जरा समझते हैं कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, P और Q सहअभाज्य का मतलब ये होता है, जैसे 2 और 3 ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का गुणनखंड 2 × 1 है और 3 का गुणनखंड 3 × 1 है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। तो कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा गुणनखंड नहीं मिलता है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, 4 और 5 का जो कॉमन फैक्टर है 1 है। तो ये संख्याएं क्या है, सहअभाज्य हैं। तो यहाँ पर P और Q भी कैसी संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ये परिमेय संख्याओं का एक क्या होता है, गुण होता है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब आप ये भी सोच रहे हैं कि दोनों पक्षों का सर वर्ग क्यों करते हैं, दिमाग में घूम रहा होगा कुछ लोगों के। तो देखिए, हम भाग हमेशा पूर्णांक से करते हैं। √2 कोई पूर्णांक नहीं होता है, हम पूर्णांक संख्याओं से इसको भाग करते हैं। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये P स्क्वायर हो जाएगा और ये Q स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 को जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा P²/Q स्क्वायर। इसके नीचे मान लेंगे 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 2 को इससे करेंगे तो 2Q स्क्वायर और 1 को इससे करेंगे तो P स्क्वायर। तो Q स्क्वायर = P²/2 आया। तो देखिए, P स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, यानी कि अतः लिखेंगे P स्क्वायर, लिखेंगे अतः P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। या इस बात का ध्यान समझिएगा, अतः P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो भाई 10 भी तो 2 से विभाज्य होगा। अगर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 2 से कट जा रहा है तो 10 भी तो 2 से कटेगा। तो हम लिखेंगे अतः P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः P भी 2 से विभाज्य है।
अब जरा एक बात को समझिएगा, अब P का एक गुणनखंड 2 आ गया, अतः P का एक गुणनखंड 2 है। देखिए 2 से विभाज्य है, इसका मतलब P का गुणनखंड 2 है। अभी तक मैंने कहा था P और Q एक सभाज्य संख्या है, इनका गुणनखंड जो कॉमन होगा वो 1 होगा। तो एक गुणनखंड इसका और मिल चुका है, जो है 1 के अतिरिक्त 2 भी एक मिल चुका है, जो इसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं आया है। अगर Q के भी गुणनखंड में अगर 2 मिल गया तो भाई अभी तक सभाज्य थे, यानी एक एक गुणनखंड था, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 था, लेकिन अब दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी हो जाएगा, जो कि ये परिमेय संख्या गुण नहीं होता है। तो अब देखिए वही हमको करना है, अतः P का एक गुणनखंड 2 है। माना P बराबर 2m। अब मान लेंगे P का मान 2m के बराबर है, मतलब ये है कि P का जब गुणनखंड किए होंगे तो 1 आया था, फिर 2 भी आया है, गुणे में कुछ और भी आया होगा। तो जहाँ हम लिख देंगे m एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर है, ठीक। अब P का मान यहाँ पर देखिए, ये जो है समीकरण 1 है आपका, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 2q स्क्वायर इजकल टू P की जब कितना रख देंगे 2m, तो ये 2q स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, ठीक। इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ से, m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर बटे 4, ये 4 चलाएगा बटे में। तो इसको ज़रा यहाँ कर लें हम, इस चीज़ को ज़रा यहाँ समझ लें। तो ये क्या हो गया, देखिए 2 एक नम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि m स्क्वायर इजकल टू q स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो जैसे ये p स्क्वायर बाई 2 था, ये अब क्या हो गया, q स्क्वायर बाई 2। तो लिखेंगे अतः q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए P भी 2 से विभाज्य था, ये था आपकी स्थिति 1, और ये हो जाएगी आपकी स्थिति 2, स्थिति 2 और स्थिति ये 1 है, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, स्थिति 1 और स्थिति क्या है, ये 2, कंडीशन 1 कंडीशन 2। अब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में क्या देखने को मिल रहा है कि P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लिखेंगे स्थिति 1 व स्थिति 2 से P और Q का एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड 2 है, यानी कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। अतः P और Q एक सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है, ये समझने के लिए मैंने लिख दिया। अतः P और Q एक सअभाज्य संख्या नहीं है। अगर सअभाज्य संख्या होता तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 के अतिरिक्त और दूसरा मिलता। अब कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2। P में भी 2 है और Q में भी 2 है, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 मिल गया है, इसलिए ये एक सअभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाता है हमारा सवाल का प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी कंडीशन जो है समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसके बाद हम अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कोई संख्या जो योगात्मक यानी प्लस में दिया, जैसे 5 + √2, 3 - √2, इसको कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।